दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे 2025 का जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के अनुसार आप कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन कौन सी वैकेंसी कब आ सकती है, इसके बारे में डिटेल बात करूंगा ताकि आपको जब भी रेलवे का जो वैकेंसी आएगा उसमें आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं ताकि आप रेलवे कैलेंडर 2025 की वैकेंसी में आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो रेलवे के कैलेंडर के अनुसार जो वैकेंसी जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आनी है वो है असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि इसको शॉर्ट में एएलपी बोलते हैं। और आप जानते हैं कि ये असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे के इंजन में यात्रा नहीं करते हैं बल्कि इंजन को ऑपरेशन करते हैं और इंजन को चलाने में पूरी तरीके से भूमिका निभाते हैं। और इसी तरीके से इसीलिए इनका नाम असिस्टेंट लोको पायलट है। और इनकी जो वैकेंसी है ये जनवरी से लेके आपका मार्च के बीच में आनी है। और मार्च में ही एक शॉर्ट नोटिस के ज़रिए बता दिया गया है कि रेलवे की जो वैकेंसी है ये एएलपी की हमें 10 अप्रैल से भरी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 10 अप्रैल से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो एज है हर बार कोविड की मतलब कोविड के कारण पिछली जो वैकेंसी थी 2024 की उसमें सारे वैकेंसी में जो रेगुलर एज क्राइटेरिया है उसमें 3 साल का छूट मिला हुआ था, लेकिन इस वाले वैकेंसी से जो है ये एज क्राइटेरिया को हटा दिया है। यानी आप 18 से 30 साल के बीच में रहेंगे तभी आप एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। 10 अप्रैल से आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन मकसद ये है बताना है आपको कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा जिससे कि आप ये सारे फॉर्म भर सकते हैं। तो एएलपी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनना। आपकी जो है 10वीं पास होने चाहिए, एटलीस्ट आप 10th पास होना चाहिए। इसके साथ में आप एनसीबीटी या फिर एससीबीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से आप आईटीआई के होने चाहिए और वो आईटीआई 15 ट्रेड में होने चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड के जो मेन ट्रेड है उनके नाम लेना चाहता हूँ, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मशीनिस्ट, वायरमैन, टर्नर और आपका डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक या फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशंस, इस तरीके से मिलराइट एंड मेंटेनेंस मैकेनिक, बहुत सारे ट्रेड है यानी 15 ट्रेड है। उस ट्रेड को मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप इस ट्रेड को देख सकते हैं, बस वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। आप उसके अलावा और कोई दूसरा ट्रेड है तो उसमें नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक या फिर बीई डिग्री किया है, कौन सा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर इनके कॉम्बिनेशंस वाली ब्रांच, यानी अगर आप जैसे मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, जहाँ भी आपका जैसे मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है तो आप भर सकते हैं। इस तरीके से आपका कहीं भी अगर उसमें ब्रांच का नाम आ जाता है, ये जो चारों ब्रांच के नाम मैंने लिए, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप डिप्लोमा है, डिग्री है तो भी भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है और वही 15 ट्रेड जो कि आपको यहाँ पे मांगा गया है उसी में अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना सीसीएए कैंडिडेट को यहाँ पे 20% का जो आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, वो यहाँ पे नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ रेलवे ग्रुप डी में उनको ये बेनिफिट मिलता है। तो ये समझ में आ गई होगी आपको एएलपी का क्वालिफिकेशन। अब बढ़ते हैं हमारे अगले जो वैकेंसी है टेक्नीशियंस पे, जो कि इस समय इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बड़े ही फास्ट तरीके से किए जा रहे हैं। जो लोग बोलते हैं कि बहुत स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि रेलवे अपने कैलेंडर के अनुसार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें एएलपी और का एग्ज़ाम तो अभी सीबीटी 2 का होने वाला है, जिसमें टेक्नीशियंस का एग्ज़ाम
पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया और उसके डीवी के काम चल रहे हैं और हमें लगता है कि बहुत जल्दी हमें टेक्नीशियंस के भी अगला वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो अभी हमें हो सकता है अप्रैल या फिर लास्ट में अप्रैल में भी हमको देखने को ये मिल सकती है। तो ये जो टेक्नीशियंस का हमें डेट दिया है ये है अप्रैल से जून के बीच में इसकी वैकेंसी आ जाएगी। और इसमें क्वालिफिकेशंस थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट है, बहुत सारे लोग फॉर्म ही नहीं भरते हैं कि टेक्नीशियंस में कौन कौन से लोग भर सकते हैं। तो आज आपका थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको बता दूं टेक्नीशियंस में दो तरीके से टेक्नीशियंस के पोस्ट आता है, एक है टेक्नीशियंस ग्रेड 1 और दूसरा होता है टेक्नीशियंस ग्रेड 3। टेक्नीशियंस ग्रेड 1 वो भी सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट में भर्ती होती है और ये सुपरवाइजर की लेवल की पोस्ट है और टोटल लेवल 5 यानी आप समझ सकते हैं कि जहां रेलवे ग्रुप डी का जो लेवल है लेवल 1 है, वहीं अगर आप टेक्नीशियंस ग्रेड 5 में जाएंगे आप लेवल 5 में आप डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप या तो बीएससी किए होने चाहिए, बीएससी देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट में बीएससी किए होने चाहिए। तो बीएससी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर आपने बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर सीएस यानी कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इनमें अगर आपने बीएससी किया है या फिर आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री इनमें किया है तो आप इसका जो फॉर्म है टेक्नीशियंस ग्रेड 1 का आप भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने टेक्नीशियंस ग्रेड 3 के लिए। तो इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो अगर आपने आईटीआई किया है और इसमें टेक्नीशियंस ग्रेड 3 में बहुत सारे आईटीआई के ब्रांच आ जाते हैं। इसमें इस बार 40 कैटेगरी में फॉर्म भरे गए थे। तो उसमें जो है अगर हम एक कैटेगरी जिसमें कि 12th है पीसीएम है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से निकाल दें तो 39 पोस्ट जो था वो टोटल आईटीआई की पोस्ट थी। तो आप अपने आईटीआई के ट्रेड के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे से अप्रेंटिस किया है अपने उसी ट्रेड में जिस ट्रेड का वैकेंसी निकला है टेक्नीशियंस ग्रेड 1 में 3rd में, तो आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नीशियंस में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मैं आईटीआई नहीं किया हूं तो फॉर्म भर सकता हूं। तो क्या यस, आपने अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में आपने 12th पास किया है तो भी आप टेक्नीशियंस ग्रेड 3 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। डायरेक्ट आपकी जो पोस्टिंग होगी सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा टेक्नीशियंस पर। अब बात करते हैं अगला पोस्ट। तो ये है हमारा आरआरबी एनटीपीसी। ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, प्लेन आप 12th पास है या फिर आप ग्रेजुएट है और आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट है यही मानी जाती है रेलवे एनटीपीसी। और रेलवे में बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें नॉन टेक्निकल कर्मचारी होते हैं, यानी वो टेक्निकल काम जैसे इंजन चलाना या फिर इंजन का मेंटेनेंस करना ये काम नहीं करते हैं, उनको नॉन टेक्निकल कर्मचारी बोलते हैं। और ये स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर या फिर आपके टीटीई या फिर ऑफिस के कोई कर्मचारी होते हैं। तो इनकी एक ही पोस्ट की अलग अलग भर्ती न करके ये सारे पोस्ट एक साथ में भर दिए जाते हैं और उसका नाम रेलवे एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के रूप में भर्ती किया जाता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इसका जो वैकेंसी आएगी ये सितंबर 2025 में आ सकती है। अभी हमको इसका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, तो इसके एग्ज़ाम होने की संभावना हमें जून या फर्स्ट जो
मई में इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं, जो रेलवे के कैलेंडर 2024 के अनुसार इसका फॉर्म भरा गया था। तो अभी हो सकता है कि ये हमें सितंबर में देखने को मिल सकती है। बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें 2 कैटेगरी होती है। एक होती है 12th पास, जिसको हम अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं, और दूसरी कैटेगरी है ग्रेजुएशन लेवल का। तो जैसा नाम से ही प्रतीत होता है कि ग्रेजुएशन लेवल, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं, सिर्फ पासिंग मार्क है तो भी आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने 12th में 50% पासिंग मार्क है तो आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप SC ST या फिर आप विकलांग हैं या फिर आप एक सर्विसमैन है तो आपके लिए 50% का क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। आप जो है आप उसको फॉर्म भर सकते हैं। ये जो 50% का क्राइटेरिया है पासिंग मार्क का, वो है अनरिजर्व में आते हैं या फिर आप OBC में आते हैं या फिर EWS कैटेगरी में आते हैं, तब आपके लिए 50% का पासिंग मार्क कंपलसरी होता है। सवाल उठता है कि क्या हम सामान्य वर्ग में आते हैं या फिर हम OBC में आते हैं, हमारे पास में 50% पासिंग मार्क नहीं है 12th में, तो क्या फॉर्म नहीं भर सकते? यस, भर सकते हैं, बट अगर आप क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन है तो आप 12th लेवल वाला भी भर सकते हैं। भले आपके पास 12th में 50% नहीं है तो भी आप भर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एनटीपीसी का ग्रेजुएट वाला और नॉन ग्रेजुएट यानी अंडर ग्रेजुएट वाला, जिसमें आप बिना किसी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के अपने फॉर्म को भर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले जो अपना पोस्ट का, तो ये है JEE और ये है DMS CMA। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि रेलवे जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आती है उसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा या फिर डिग्री या फिर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन रहेगा तभी आप फॉर्म भरेंगे। ये टोटल गलत है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा संख्या में जूनियर इंजीनियर यानी JEE को भरने के लिए आती है, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग नाम इसका रेलवे JEE बोलते हैं। जैसे हम रेलवे ग्रुप डी को लोग रेलवे ग्रुप डी ही बोलते हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल नाम है उसका लेवल 1 बोला जाता है। लेकिन चूंकि इसमें बहुत बोलचाल की जो भाषा एक बार लोगों ने बोल दिया तो वही बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो रेलवे JEE में बहुत सारे पोस्ट आते हैं, तो आप अपने क्वालिफिकेशंस के आधार पे उसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि रेलवे JEE का जो वैकेंसी कब आ सकती है। तो ये हमें अगस्त 2025 में देखने को मिल सकता है एज पर रेलवे कैलेंडर। चलिए बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट आते हैं। तो इसमें एक पोस्ट है CMA यानी केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। इसकी जो क्वालिफिकेशन है इसमें है अगर आप BSc किया है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 45% से आपने BSc किया हुआ है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखना रेलवे का JEE बन सकते हैं आप, इसमें कोई भी डिप्लोमा डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। एक पोस्ट है JEE में DMS डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ठीक है। तो उस पे जो है डिप्लोमा आप किसी भी ब्रांच में किए हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो सकती है, तो आप अपने फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। बात करते हैं JEE की। सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर JEE में वही आती है तो इसमें आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, आप किसी भी ब्रांच में आपने जो डिप्लोमा किया है या फिर आपने डिग्री किया है तो अपने फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप इनके कॉम्बिनेशन वाली ब्रांच है। ध्यान रखना इनका जो कॉम्बिनेशन है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कॉम्बिनेशन है उसका अगर आपने इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस से BTech किया है तो भी आप इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जहाँ पे पोस्ट पूछा गया है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जूनियर इंजीनियर के लिए आ गया। अच्छा, ये जो वैकेंसी का जो मैं क्वालिफिकेशंस बता रहा हूँ ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो रेलवे में बिल्कुल ही नए हैं, उनको मालूम नहीं है कौन सा क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए होता है, तो इनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आप लोग अगर आप जानते हैं तो भी इस
इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना ताकि उनको ये फ़ायदा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये जानते हुए भी कि उनके पास ये क्वालिफ़िकेशन है और ये भर सकते थे, लेकिन 2024 में मिस कर गए और उन लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा, चाहे तो फॉर्म भर सकते थे। तो ये तो हमारा हो गया रेलवे जेई। अब बात करते हैं रेलवे पैरामेडिकल की। तो ये जो वैकेंसी है ये हमें रेलवे के हॉस्पिटल्स में ही पोस्ट मिलता है और इसमें बहुत सारे पोस्ट जैसे स्टाफ नर्स या फिर आपका रेडियोग्राफर या फिर जो ईसीजी करते हैं वो बहुत सारे, या फिर लैब टेक्नीशियंस, जितने भी रेलवे के हॉस्पिटल है उसमें आपकी पोस्टिंग होती है। और इसमें अगर आपने मेडिकल से रिलेटेड कोई कोर्स किया है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एक और पोस्ट आता है जिसमें आपको कोई भी मेडिकल कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, वो है फील्ड वर्कर। लास्ट टाइम में इसकी वैकेंसी कम थी, अगर इस बार अभी की वैकेंसी में अगर इसका इजाफा हो जाएगा, ज़्यादा वैकेंसी आएगी, तो आप श्योर करना उसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th पास होती है। आप बिना किसी पासिंग मार्क ही रहा तो भी आप भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक सब्जेक्ट या तो बायोलॉजी का होना चाहिए या फिर आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। तो आप फील्ड वर्कर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं रेलवे का पैरामेडिकल वैकेंसी, जो कि हमें जुलाई में देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं अगले अपने पोस्ट की। तो ये है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। इसका मतलब है कि ये ना तो ट्रेन संचालन से जुड़े होते हैं और ना ही ये रेल कर्मचारियों से जुड़े हुए यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी से जुड़े हुए रहते हैं ये, बल्कि ये रेलवे के बोर्ड में या फिर रेलवे के जो कोर्ट के वगैरह है जहाँ पे कैट वगैरह है वहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है, चाहे वो ला असिस्टेंट हो जिसको हम एडवोकेट या वकील बोलते हैं, या फिर कुक होते हैं, या फिर आपका स्टोनोग्राफर होते हैं। तो ये सारे पोस्ट, या फिर शॉर्ट हैंड वाले जो होते हैं वो, या फिर ट्रांसलेटर होते हैं, इस तरीके से जो पोस्ट होती है वो आती है। और इसमें आपके ध्यान रखना कि 12th प्लस ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो जब आपका 12th और ग्रेजुएशन होगा तो उसमें आप देख लेना, अगर किसी में कोई अलग से कोई कोर्स नहीं मांगा गया है तो आप इसमें आसानी से अपने फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अगले पोस्ट की बात करते हैं कि कौन सी आने वाली है। तो ये होगा सबसे लास्ट में लेवल 1 या फिर ग्रुप डी, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में आती है क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग प्रमोट होकर के ग्रुप सी स्टाफ बन जाते हैं, जिसमें कि ये पोस्ट वैकेंट रह जाती है। तो इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा इस पे फॉर्म भरे जाते हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी इसमें आउट होती है। इसकी क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें जो है 2024 में जो क्वालिफिकेशन है ये 10th पास है, आप सारे पोस्ट पर जा सकते हैं। और वहीं 2025 में जब तक कि कोई चेंजेस ना हो, ये हमें 10th पास या फिर ITI किया है तो आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी ट्रेड में ITI किया है या फिर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। रेलवे अप्रेंटिस वालों को एक फ़ायदा होता है कि ग्रुप डी में आपको 20% का सीधा आरक्षण का लाभ मिल जाता है। वहीं आप जो है अगर रेलवे अप्रेंटिस नहीं है तो आपको ये फ़ायदा मिलता नहीं है, चाहे आपने अप्रेंटिस कहीं से भी किया है। एक और वैकेंसी की बात करूं जो कि रेलवे कैलेंडर 2024 में मेंशन नहीं था, बट रेलवे ने उसको इसी ALP के बाद निकाल दिया था, और वो था RPF कांस्टेबल और RPF SI। जब हम कांस्टेबल की बात करते हैं तो ये है हमारा 10th पास इसकी क्वालिफिकेशन है RPF कांस्टेबल के, और उसमें चूंकि हाइट मांग लिया जाता है और इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, लोग भर नहीं पाते। तो अगर आपकी अच्छी हाइट है और कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आप रेलवे के कांस्टेबल की पोस्ट आ सकती है, और ये कैलेंडर में शामिल नहीं है तो ये कभी भी हमें वैकेंसी में देखने को मिल सकती है।
तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा आरपीएफ का ही जो सब इंस्पेक्टर है एसआई, उसकी भी वैकेंसी आती है, जो कि अगर आप ग्रेजुएट है, किसी भी सब्जेक्ट में पास किया है, पासिंग मार्क है, तो भी आप अपने फॉर्म को आरपीएफ एसआई का भर सकते हैं। उसके लिए आपको हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, अगर आप अगर आप जनरल या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 165 सेंटीमीटर चाहिए, या फिर आप एससी एसटी में आते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो आप कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई को फॉर्म भर सकते हैं। तो मैंने ये कोशिश किया है आपको क्वालिफिकेशन से डिटेल में बताने का। तैयार हो जाइए, ये पूरे साल वैकेंसी का भरमार आने वाला है। अगर आप रेलवे में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप एक पोस्ट लूट लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंप्लेन था कि पिछली सरकारों ने वैकेंसी दिया था लेकिन ये सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि रेलवे की नौकरी का तांता लगा हुआ है, आप उसको एक पोस्ट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू अगेन।